चलिए आइए प्रश्न की ओर आइए। देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है एक विद्यालय में 80 अंकों की परीक्षा आयोजित की गई है जिसमें 32 जो है उत्तीर्ण अंक थे। एक परीक्षा लिया जा रहा है वो जो है फुल मार्क्स जो है 100 अंक का है, मतलब 100 अंकों का एक परीक्षा, सॉरी 80 अंकों का एक परीक्षा लिया जा रहा है। उसमें जो है उत्तीर्ण करने के लिए 32 अंक लाना है। ठीक है, तो कह रहा निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। नोट, केवल एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है ए डी बी ए सी, इसमें से कौन जो लाया है अंक जो लाया है वो सबसे कम अंक लाया है, न्यूनतम अंक लाया है, यही तो पूछ रहा है। तो एक एक करके हमको देखना पड़ेगा कि कौन सबसे कम अंक लाया है। अब देखो ए में क्या है, ए में डी है, तो डी का मार्क्स क्या हो जाएगा, डी कितना मार्क्स लाया है ही ना पूछ रहा है। तो डी कितना मार्क्स लाया है बराबर क्या हो जाएगा 80। फिर से देखो इसको, ए में क्या है, ए में डी का मार्क्स है, ए में डी का मार्क्स निकालना है। तो डी का मार्क्स कितना हो जाएगा, डी का मार्क्स बराबर क्या कह रहा है, कुल अंक 80 अंक है, 80 अंक का कितना लाया है 12/19 प्राप्त हुआ है। इसको कह रहा है ना डी, जिसे कुल अंकों का 12/19 प्राप्त हुआ है। डी को कितना प्राप्त हुआ है, ये जो डी है इसको कितना प्राप्त हुआ है 80 का 12/19 प्राप्त हुआ है। कुल अंक का कह रहा है 12/19, यानी कुल अंक 80 है, इसका 12/19 प्राप्त हुआ है। इसका 12/19 करो कितना आ जाएगा, 12/19 करेंगे तो 960, 12/98 हो जाएगा, 960/19 बराबर क्या हो जाएगा 5 मरतबे लगेगा, फिर 0 मरतबे लगेगा, फिर 5 मरतबे लगेगा। ठीक है, 50.5 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 95, एक बच्चा तो 0 उतरा, 0 मरतबे लगा, 100 हो गया, फिर 95 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा में देखो बी में क्या कह रहा है, बी में जो है बी में बी का ही पूछ रहा है। ठीक है, बी में कह रहा है बी का मार्क्स, बी का मार्क्स जो है कितना है, इसमें भी कह रहा है जिसे कुल अंकों का 7/11 प्राप्त हुआ है। कुल अंक कितना है 80 है, ठीक है, उसका कितना प्राप्त हुआ है 7/11 प्राप्त हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा 8 सते 56, 560/11 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 11 पचे 55, 1 हो जाएगा, तो 0 मरते, फिर 100 हो जाएगा, 11 9 99, 50.9 हो जाएगा। इतना प्रतिशत हो जाएगा, वही ना पूछ रहा है, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, कितना प्राप्त हुआ है। ठीक है, डी जिसे इतना अंक प्राप्त हुआ है, बी जिसे इतना अंक प्राप्त हुआ है। अब कह रहा है ए, सी में क्या है, सी में है ए का मार्क्स क्या आ जाएगा, ए कितना प्राप्त किया है, जिसे परीक्षा में 72% अंक प्राप्त हुआ है, यानी कुल अंक का 72% प्राप्त हुआ है। कुल अंक कितना है 80 है, इसका 72% प्राप्त हुआ है, मतलब 72/100 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 बराबर क्या हो जाएगा, यहां देख लो, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, और 8 सते 56, 1 57 हो जाएगा। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा 10, बराबर क्या हो जाएगा 57.6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 57.6 हो जाएगा, ना हो जाएगा। देखो यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1 हो जाएगा, और 8 सते 56 या 7 8 56 और 1 57 हो जाएगा, और नीचे 10 है तो ऊपर एक पॉइंट बैठ जाएगा, 57.6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, डी में क्या है, डी में जो है सी का मार्क्स है, तो सी का मार्क्स कितना है, सी का मार्क्स कितना है देखो, तो सी का मार्क्स क्या हो जाएगा, करा जिसे उत्तीर्ण अंक का 160% प्राप्त हुआ। अब जो कुल अंक का नहीं, जो उत्तीर्ण अंक दिया हुआ है, उत्तीर्ण अंक कितना है 32 है, इसका कितना प्राप्त हुआ है 160 प्राप्त हुआ है प्रतिशत, यानी 160% प्राप्त हुआ, यानी 160/100 प्राप्त हुआ। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब यहां क्या बच जाएगा, अब जो है
यहां इसको गुना कर दो, 16 दूनी 32, क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 और 16 48, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2 8 3 8 3 11 1 बाकी 1 4 1 5 यानी 51.2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 51.2 हो जाएगा मार्क। अब यहाँ पूछ क्या रहा है, 1 स्थान तक का रहा है और निम्नलिखित में किसे ने न्यूनतम अंक प्राप्त किया है, तो सबसे कम अंक कौन प्राप्त किया है। देखो पहला 50.5 है, ये 50.9 है, ये 57.6 है, ये 51.2 है। यानी कि जो सबसे कम अंक प्राप्त किया, सबसे न्यूनतम अंक जो प्राप्त किया है वो क्या किया 50.5 किया। 50.5 है किसमें, ए में, यानी कि डी जो है वो जो है 50.5 यानी कि सबसे न्यूनतम अंक प्राप्त किया है, यानी कि ए किया है, ऑप्शन नंबर ए किया है। आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिया गया पाई चार्ट एक स्कूल की कक्षा 6 से 10 तक नामांकित विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ये जो चार्ट दिया हुआ है इसमें जो है छठा से लेके 10वां तक के जो विद्यार्थी है उसमें जो नामांकन कितने % किस कक्षा में हुआ है उसका चार्ट दिया हुआ है। अब कह रहा है छठा से 10वां तक एक टोटल जो है 1250 विद्यार्थी नामांकित है, यानी जो ये जो टोटल है 22%, 26%, 20%, 18%, 14% सब मिला के जो है वो जो है 1250 विद्यार्थी नामांकित है। तो कह रहा है कक्षा 8 और कक्षा 9 में नामांकित विद्यार्थियों का योगफल ज्ञात करें। तो देखो कक्षा 8 में कितना है, कक्षा 8 में जो है कितना % विद्यार्थी है, कक्षा 8 में देख लो 20% विद्यार्थी है। कितना है 20% विद्यार्थी है। अब देख लो कक्षा कितना 9 में पूछ रहा है, कक्षा 9 में कितना विद्यार्थी है, कक्षा 9 में जो है 26% विद्यार्थी है। अब कक्षा 8 और 9 दोनों मिला के कितना है, कक्षा 8 और दोनों मिला के कितना है, तो दोनों मिला के जो है 46% है। अब वही तो पूछ रहा है कक्षा 8 और 9 में नामांकित विद्यार्थियों का योगफल ज्ञात करें, तो कितना % दोनों मिला के 46%। कुल विद्यार्थी कितना नामांकित है 1250, तो 1250 में 46% निकाल देंगे तो नहीं निकल जाएगा कितना विद्यार्थी 8वां और 9वां में जो है नामांकित है। अब देखो कुल विद्यार्थी जो है 1250 है, कितना है कुल विद्यार्थी जो है 1250 है। अब इसमें कितना हो जाएगा 46% हो जाएगा, तो निकल जाएगा दोनों का कितना है कुल, यानी 8वां और 9वां में कुल नामांकित संख्या कितना है वो निकल जाएगा, यानी 46/100 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 46/100 हो जाएगा। अब 1 0 से 1 0 काट लो, 2 5 10 और 25 जो है 25वां से 2 से हो जाएगा 23 दूनी 46। यहां जो हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 25 है, ये जो है 25 है, ठीक है। क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, ठीक है। 500 25 75 यानी कितना आ जाएगा 575 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 575। कितना विद्यार्थी नामांकित है 575 विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एक त्रिभुज के कोण 9:11:16 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर निकालना है, यानी सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कोण जो है, माना कि कोण जो है 9x और 11x और 16x, ठीक है। मान लेते हैं जो कोण है 9x 11x और 16x है। अब जो कह रहा है सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोण का अंतर पूछ रहा है, तब सबसे बड़ा और सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोण का अंतर पूछ रहा है। सबसे बड़ा कोण कौन है 16x होगा, और माइनस क्या हो जाएगा सबसे छोटा कोण 9x हो जाएगा, यानी कि दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 7x हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 9 7 16 7x हो जाएगा। यही 7x का मान जो है हमको निकालना है, यानी कि 7x का जो मान हम लोग को है वो निकालना है। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये त्रिभुज का 3 कोण है, तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, यानी कि 9x
प्लस 11x प्लस 16x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्या 180 डिग्री हो जाएगा? क्या हो जाएगा? त्रिभुज के सभी कोण का योग क्या हो जाता है? यानी तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए ही क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ो, क्या आ जाएगा? 20 और 10 30 अच्छो 36, 36x नहीं हो जाएगा? 11 और 9 20 हो जाएगा, 20 10 30 अच्छो 36x बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो x का मान नहीं निकल जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 36 से काटेंगे, ये 18 है, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, यहाँ 5 हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब x का वैल्यू 5 आ गया है तो 7x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? तो 7x बराबर क्या हो जाएगा? यही ना हमको निकालना है, ये 7x निकालना है। दोनों सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का अंतर निकालना है, और सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण का अंतर क्या हो जाएगा? 16x माइनस 9x यानी 7x। 7x का मान हमको निकालना है, यानी 7 गुने 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 35 डिग्री हो जाएगा। दोनों कोण के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में 35 डिग्री है, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है एक फल विक्रेता के पास 10 किलोग्राम सेब है। ठीक है, एक फल विक्रेता है, उसके पास 10 किलोग्राम सेब है और 5 किलोग्राम अंगूर है। 1 किलोग्राम सेब की कीमत जो है इतना रुपया है। ठीक है, और 1 किलोग्राम अंगूर का कीमत जो है इतना रुपया है, 105 रुपया है। तो कह रहा है उसने अपने सारे फल बेच दिए, फल विक्रेता को प्राप्त औसत राशि क्या हो जाएगा? समझ गए? औसत राशि पूछ रहा है। ठीक है, तो औसत राशि निकालना है। 10 किलो सेब है और 94.5 रुपये वो बेच रहा है, तब टोटल फल खरीदने में वो कितना पैसा लगाया है? सेब खरीदने में टोटल पैसा कितना लगाया है? सेब खरीदने में, सेब जो है खरीदने में कुल राशि कितना लगाया है? यानी कि 10 गुने 94.50 यानी क्या हो जाएगा? 945 रुपया लगाया है। सेब खरीदने में कुल राशि कितना लगाया है? 945 रुपया। और अंगूर खरीदने में कितना लगाया है? अंगूर जो है खरीदने में कुल राशि कितना लगा है? अंगूर खरीदने में कुल राशि कितना लगा है? 5 किलो अंगूर खरीदा है। अब कैसे खरीदा है? 105 रुपए के हिसाब से खरीदा है, तो क्या हो जाएगा? 5 पचे 25, 105, 525 रुपया लगा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो 5 पचे 25 और 1 पचे 525 रुपया लगाया है। अब दोनों मिला के सेब प्लस अंगूर, सेब प्लस अंगूर दोनों मिला के खरीदने में उसको कितना राशि लग गया है? यानी 945 रुपया और 525 रुपया। क्या हो जाएगा? 9 5 14 हो जाएगा, और ये 45 है, 5 5 10 के जीरो बाकी, 5 5 10 के जीरो बाकी 1, 5 4 4 2 6, 1460 रुपया लगाया है। क्या लगाया है? एक मिनट, बराबर कितना लगाया है? 5 5 10 के जीरो बाकी 1, 4 2 6 1 7 और 9 5 14, 1470 रुपया लगाया है। कितना लगाया है? 1470 रुपया। अब 1470 रुपया में कितना सामान खरीदा है? 10 किलो और 5 किलो, यानी 15 किलो सामान खरीदा है। अब 1470 रुपया में 15 से भाग दे देंगे, ये 15 किलो जो वजन है उसका रेट है। 15 किलो खरीदने में जो राशि लगा है वो कुल राशि ही है। खरीदा कितना है? 15, तो औसत राशि नहीं निकल जाएगा? यानी औसत राशि क्या आ जाएगा? इसको 15 से हम भाग दे देंगे, 15 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 15 9 3 से 15 8, यानी क्या हो जाएगा? 98 रुपया हो जाएगा। औसत राशि क्या हो जाएगा? 98 रुपया हो जाएगा। औसत राशि क्या हो जाएगा? 98 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बी में है 98, इसका मतलब है बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
कह रहा है दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज जो है ABC है, ठीक है, एक त्रिभुज ABC है। दूसरा त्रिभुज जो है वो कौन है, PQR है। दूसरा त्रिभुज जो है PQ और R है। दूसरा त्रिभुज क्या है, PQR है। अब कह रहा है AB जो है 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है, BC जो है 8 मीटर है और AC जो है 9 मीटर है। फिर जो है PQ जो है 7 मीटर है, QR जो है 8 मीटर है और PR जो है 9 मीटर है। तो कह रहा है इनमें से कौन सही है। अब देखो 7 इधर है AB में, तो 7 इधर है PQ में, AC में है 9 तो PR में 9 है, BC में है 8 तो QR में है 8। यानी कि त्रिभुज ABC यदि यहां से शुरू करते हैं तो ABC है, PQR है, दोनों एक ही तरह है, एक ही जैसा है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम पूछ रहा है तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR। अब देखो त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR कहाँ है, वही इसका आंसर हो जाएगा, डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है मनीष ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन का निवेश किया। यदि उसे 1 वर्ष के बाद इतना राशि प्राप्त, इतना रुपए का ब्याज मिलता है तो उसके द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना होगा। देखिए ये तो एक लाइन का प्रश्न है। देखिए पहले इसको बेसिक मेथड से बता देते हैं, उसके बाद जो है स्मार्ट अप्रोच बताएंगे। देखो क्या कह रहा है, ब्याज कितना है 72, 78, 0, ठीक है। अब ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन नहीं पता है, मान लेते हैं P है। समय कितना है 1 वर्ष है। दर क्या है 10% है, बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, अब 1 शून्य इधर चला आएगा तब P का वैल्यू क्या आ जाएगा 72, 78, 0 और 1 शून्य आ जाएगा 0। यानी कि अब आंसर क्या हो जाएगा 72, 78, 0, 0 कहाँ है, डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहीं से झलक रहा था, 1 वर्ष जो है समय है, अब ब्याज 10 वर्ष है, यानी 10% का ही वैल्यू दिया हुआ है। जब 10% का वैल्यू ही दिया हुआ है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहां निकल जाता। देखो 10% का वैल्यू जो है 72, 78, 0 दिया हुआ है तो 100% का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। 100% का वैल्यू क्या निकल जाएगा 72, 78, 0 बटे 10 गुने 100 हो जाता, यहाँ हो जाता कि नहीं। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, बराबर क्या हो जाएगा 72, 78, 00। इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट वहां से मन ही मन निकल जाता ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा एक तालाब की विमाएं 20 मीटर, 14 मीटर और 6 मीटर है, तो कह रहा है इसकी धारिता ज्ञात करें। धारिता का मतलब क्या हुआ, धारिता का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसका आयतन निकालने कह रहा है तालाब का। तो तालाब का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इससे देख लो क्या हो जाएगा, 20 गुने 14 गुने 6 हो जाएगा, 14 छक 84, 84 में 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 0 हो जाएगा, 1680 मीटर क्यों हो जाएगा। ऑप्शन ए है में है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, सब पूछा गया प्रश्न है 2024 के एसएससी पेज 12 में ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न है। ये ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया प्रश्न है। ये शिफ्ट 3 का है, 21 तारीख का पूछा हुआ प्रश्न है, सभी प्रश्न पूछा हुआ एसएससी का है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, एक विश्वविद्यालय है उसमें 750 संकाय है, उसमें केवल महिला और पुरुष है, जिनमें से 60% महिलाएं हैं और महिलाओं का औसत ऊंचाई जो है 162 सेंटीमीटर है। महिलाओं का औसत ऊंचाई 162 सेंटीमीटर है, और जबकि महिला जो है 60% है, और पुरुष जब महिला 60% है
जब महिला जो है 60% है तब पुरुष क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। 100% माइनस 60% बराबर 40% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा। अब दोनों के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल के बीच रेशियो क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल के बीच, फीमेल कितना है 60% है, मेल कितना है 40% है। अब कह रहा दोनों के बीच रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। मेल और फीमेल के बीच रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। 2:3 के अनुपात में मेल और फीमेल है। अब यहां क्या कह रहा है, यदि इसका महिलाओं का औसत ऊंचाई 162 है और पुरुषों का 168 है, तो कह रहा है, क्या पूछ रहा है, संकायों की टोटल संकाय, जो संकाय में कुल आदमी है उसका औसत क्या हो, औसत ऊंचाई क्या था, यही तो पूछ रहा है। अब देखो इसको जो है एलिगेशन वाला क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन से देखो, मिश्रण का नियम से इसको बनाओ, देखो बिल्कुल आसान से बन जाएगा। क्या कह रहा है, महिलाओं की औसत ऊंचाई कितना है, मेल का कितना है, मेल का जो है 168 औसत ऊंचाई है, फीमेल का कितना है 162 है। अब मान लेते हैं लेट कुल औसत जो है x है, संकाय का जो है सभी संकायों का औसत ऊंचाई जो है x है। अब यहां इसको x मान लेंगे। अब इसको निकालिए, देखिए क्या आएगा। यदि हम इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 162, x में 162 घटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, अब इस बार इधर ले लो, इधर क्या हो जाएगा 168 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 168 माइनस x हो जाएगा। अब देखो कह रहा है मेल और फीमेल का रेशियो यहां दिया हुआ है, मेल कहां है, ये मेल है, यानी x माइनस 162 बटा फीमेल कितना है 168 माइनस x। मेल का रेशियो, मेल और फीमेल का रेशियो कितना है, मेल है, मेल तरफ रेशियो हो जाएगा, मेल का रेशियो 2 है, फीमेल का रेशियो कितना है 3 है। ठीक है, अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा x वही उसी का मान, उसका मान x का मान हो जाएगा। अब देखो यहां 3x माइनस यहां क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 तिया 18 के 8 बाकी 1, 1 तिया 3, 1 4, 486। इधर क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 6 दूनी 12, 1 13 3 बाकी 1, 1 दूनी 2 1 3, 336 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 6 दूनी 12, 1 13 3 बाकी 1, 1 दूनी 2 1 3, 336 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, इधर 2x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा 6 6 12 के 2 बाकी 1, 8 3 11 1 12 2 बाकी 1, 4 3 7 1 8, 822 हो जाएगा। 5 से इसको काट दो, क्या आ जाएगा 5 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 6 30, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 2 बचेगा, 5 चौक 20, बराबर क्या आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 164.4। यानी कि विश्वविद्यालय के सभी संकायों की औसत ऊंचाई क्या हो जाएगा 164.4 हो जाएगा। 164.4 कहां है, देखिए a में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 82% की हानि पर बेचता है। एक दुकानदार है, यदि वह सीपी 100 उसका रहता है तो जो है वो बेचता कितना है 82% के नुकसान पर बेचता है। 82% का नुकसान पर बेचता है, यानी जो है 18% पर बेचता है। कोई वस्तु जो है, किसी भी वस्तु का मूल्य जो है अपने आप में 100% रहता है। यदि उसका सीपी 100 था, 82% के नुकसान पर बेचता है, तो उसको बेचता कितना में है 18% में, यानी 18 रुपये में बेचता है। यदि सीपी 100 है तो वो 18 में बेचता है। आगे क्या कह रहा है, लेकिन 28% कम वजन का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हम तुमको 100 रुपया में दे रहे हैं, 100 किलो दे रहे हैं या 100 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वो दे कितना रहा है 72 ग्राम, यानी उसको सीपी कितना पड़ा 72 का 28% कम का मतलब क्या हुआ 72।
यानी क्यू जो है 72 किलो का वो जो है मूल्य जो है पे किया, लेकिन उसको 72 किलो को बेच कितना में रहा है 100 किलो का के, क्योंकि 28% जो है उसका जो है कम वजन का उपयोग कर रहा है। अब इसको निकाल देंगे, इसका रेशियो दोनों का आसानी से निकल जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 72:18, 18 चौक 72, 4:1 हो जाएगा। अब कह रहा है उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, यानी कि सीपी उसका 4 है और एसपी जो है उसका 1 है। हानि कितना का हुआ, हानि हुआ इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 का, यानी 3 का हानि हुआ। कितना पे हानि हुआ, सीपी कितना है 4 है, यहाँ 4 हो जाएगा। परसेंटेज पूछ रहा है, 100 से गुना कर देंगे। अब इसको देखो कट जाएगा 25 से, क्या हो जाएगा 25 या 75%, यानी कितने परसेंट का उसको नुकसान हो रहा है तो 75% का हो रहा है। देखिए सी में 75%, सॉरी बी में है 75% का हानि, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न, इतना आसान प्रश्न पूछा जाता है खासकर एसएससी फेज 12 में। ठीक है, अभी ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न सब है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है निम्न पाई चार्ट कक्षा 12 के सेक्शन ए बी सी डी ई में उपस्थित है और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डेटा दर्शाता है, इतना दिया हुआ है। ई मेंस परीक्षा में उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या है। इस सब डेटा से हम लोग को कोई लेने देना नहीं है कि क्या डेटा नहीं है, हमको सिर्फ इससे लेना देना है कि देखो कितना कह रहा है 58% जो है ई का पूछ रहा है परीक्षा में उपस्थिति। एक ई का जो है 58 डिग्री है, कितना पे है 360 पे, टोटल कितना है 360 डिग्री है, उसमें 58 डिग्री का हमको परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट हो जाएगा तो परसेंटेज निकालना है, इसे 100 से गुना हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य हो जाएगा, 36 है, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 58 है, 29 दूनी 58 हो जाएगा, 9 दूनी 18 काट बाकी 1 दूसरा। अब हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा 290/18 हो जाएगा, यानी इतना परसेंटेज हो जाएगा, यही ना है। अब देखो इसको हल कर दो, 18 36 नहीं, एक मरतबे लगेगा, 18 10 28, यानी 10 हो गया, यहाँ 100 बच गया, 18 छक 78 से 290 को देखो क्या हो जाएगा, 18 से यदि भाग देते हैं एक मरतबे 18, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 0 हो जाएगा। हाँ 18 छक 78 से 10 का बराबर, आने की हो जाएगा 16.1%, क्या हो जाएगा 16.1% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 16.1% है, आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखिए कर रहा है 42 56 63 के चतुर्थानुपाती निकालिए और फिर 189 273 और 153 के चतुर्थानुपाती निकालिए और उसके दोनों का जो है अनुपात क्या होगा। इसका चतुर्थानुपाती और उसके चतुर्थानुपाती का अनुपात क्या होगा, तो इसका चतुर्थानुपाती निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर यदि 42/56 हो जाएगा, 42/56 बराबर क्या होता है 63/x, इसको मान लेते हैं चतुर्थानुपाती, यदि x है तो क्या हो जाएगा, यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 56 है, रुक मिनट रुक जाओ, 42 बटा क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 63/x हो जाएगा। यदि चतुर्थानुपाती x इसका मान लेते हैं, उसका y मान लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा ये जो है 56, x का वैल्यू जो है आ जाएगा 56 गुने 63/42। ठीक है, अब इसी तरह से यदि y का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यदि हम y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का अनुपात निकालना है, यहां से हटा दो इसको, दोनों का अनुपात हमको निकालना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ 273 गुने 153/189। इसी तरह से उसको करेंगे तो नहीं आ जाएगा। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो इस सबसे तो हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। अब दोनों का अनुपात देखो निकाल लेते हैं, दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, अब हल कर लेते हैं। 42 है तो क्या हो जाएगा 21 दूनी 42, ये 56 है, 28 दूनी 56, 8 दूनी 16, 6 बाकी 1 दूनी 4 1 5, 28 दूनी 56, 21 दिया क्या हो जाएगा
63 हो जाएगा। 8 दिया। अब इसको देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, 189 है, इसको काट लो, इसको काट लो, कितना से कट जाएगा, 8 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, 3 तिया 9, 63 हो जाएगा। 3 से काट लेते हैं और देखो कहाँ से कटेगा, 7 8 9 और 3 12, 3 से इसको काट लो, 30 3 9 27, 9 तिया 27 हुआ ना, 9 तिया 27 और 3 एकम 3, 91 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 7 से काटेंगे तो कटेगा 9 सत्ते 63, क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 7 से इसको काटेंगे 13 सत्ते 91 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 से देखो ये कट जाएगा, 9 से काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एक मरतबे 9 6 15, 9 6 15 बच गया 6 और 9 सत्ते 63, 17 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा 28 गुने 3 अनुपात 13 गुने 17, 13 गुने 17 बराबर क्या हो जाएगा, अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 तिया 84 हो जाएगा। देखो 8 तिया 24 के 4 बाकी 2, 3 6 2 8, अनुपात क्या हो जाएगा, ये 13 है, 17 है 70 से क्या हो जाएगा 170 और 70 तिया 51, 70 तिया 51 तो 70 30 200 हो जाएगा, 221 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 221 हो जाएगा। अब देखो 84 अनुपात 221 कहाँ है, डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है, ध्यान से देखते जाइए। क्या कह रहा है, नीचे दिया गया पाई चार्ट विभिन्न मदों पर एक परिवार का मासिक खर्च को दर्शाता है। यदि कुल आय जो है इतना रुपया है तो शिक्षा और किराए पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर क्या है। किस पर कर रहा है, शिक्षा पर, तो एडुकेशन पर जो है, एडुकेशन पर कितना खर्चा कर रहा है, 30% कह रहा है, कितना कह रहा है, 30% कह रहा है। और जो है किराए पर यानी रेंट पर कितना कर रहा है, रेंट पर कितना कर रहा है, रेंट पर जो है कर रहा है 20%। अब कह रहा है दोनों के बीच जो है का अंतर जो है कि शिक्षा और किराए पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर कितना है, यानी कितना राशि एडुकेशन पर खर्चा किया है और कितना राशि रेंट पर खर्चा किया है, उस दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो दोनों के बीच का अंतर क्या, ये 30% है और ये 20% है, यानी कि अंतर क्या हो जाएगा, एडुकेशन माइनस रेंट क्या हो जाएगा, बराबर 30% माइनस 20% हो जाएगा, यानी कि 10% हो जाएगा। अब कह रहा है टोटल राशि जो है, कुल आय जो है इतना खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, 70 560 खर्च कर रहा है। तो अब 10% जो है इसका अंतर है, अब इसका 10% का मान निकाल देंगे तो नहीं आ जाएगा कितना अंतर कितना वो खर्च कर रहा है, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 यानी 756 हो जाएगा, 7056 हो जाएगा। 7056 कहाँ है, सी में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है, यहां देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, बराबर 0 है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कह रहा है थीटा के कितने मानों से संतुष्ट होता है, मतलब इनमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 21 मान से थीटा जो है संतुष्ट होगा। अब यहाँ दिया हुआ कोई मान नहीं, कोई नहीं कैसे, यहाँ 30 ले 20 ले 50 ले 60 ले, यहाँ 30 थीटा का मान लेंगे तो 1 ही होगा। जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 1 होता है। तो यहाँ तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, कोई नहीं कैसे रहे होगा, केवल एक मान कह रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अभी बताए 30 ले 50 ले 100 ले, कोई भी मान लेंगे इसका वैल्यू एक ही आएगा, यानी ये भी गलत हो गया। अब कह रहा है इन्फिनिटी मेनी वैल्यू, इसका मतलब कि अनंत रूप से अनेक मान हम ले सकते हैं, कह रहा है, यानी बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम कुछ मान थीटा की जगह पर ले सकते हैं, उसका वैल्यू एक ही आएगा। समझ गए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनंत रूप से अनेक मान। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी जो है एक गाय को 22,000 रुपए में बेचता है। एक आदमी जो है एक गाय को 22,000 रुपए में बेचता है
अब 10% लाभ अर्जित करता है। जब 22,000 रुपया में वो गाय को बेचता है तो वो जो है 10% का लाभ अर्जित करता है। तो कह रहा है 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उसी गाय को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब देखो यदि उसका मूल्य 100 रुपया होता, मान लेते हैं कि उसका मूल्य 100 रुपया था, कितना पर लाभ पर बेचा है, 10% पर, यानी 110/100 में बेचा है, और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22,000 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 22,000 दिया हुआ है। अब कह रहा है 22,000 रुपया दिया हुआ है तो उसका मूल्य नहीं निकल जाएगा, यानी सीपी नहीं निकल जाएगा जो खरीदा है, यानी कि सीपी बराबर हम क्या मान लिए हैं, एक्स मान लिए हैं, तो सीपी नहीं निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 22,000 गुने 10/11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22,000 गुने 10/11 हो जाएगा। अब जब सीपी निकल गया है, सीपी निकल गया है, तो अब हमको कह रहा है कि 14% लाभ अर्जित करने के लिए उस राशि को, उस गाय को कितना में बेचेंगे। अब कह रहा है हम 14% का लाभ कमाने के लिए, तानी 114/100 में बेचेगा। कितना बेचेगा, 114% में, 14% लाभ में अगर बेचना है तो कितना, 114% में बेचेगा, 114/100 में बेचेगा। अब इसको हल कर देंगे तो जो है कितना में बेचा है, आसानी से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, अब इसको हल कर लो, 2 शून्य से 2 शून्य काट लो, अब इसको हल करो, क्या आ जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 114 दूनी क्या हो जाएगा, 228, 114 दूनी 228, 11 भी है, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ 114 दूनी 228 हो गया, 228 हो गया, उस पर 2 शून्य हो जाएगा, यानी कि 22,800 रुपया में वो बेचता है। कितना में बेचता है, 22,800 रुपया में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 22,800 में बेचता है। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है राम श्याम को 6 अंक वाली एक संख्या, 6 अंक वाली एक संख्या ये है, इसकी विभाज्यता की जांच करने के लिए देता है। श्याम राम से कहता है कि 57 से विभाज्य है। राम से पूछता है कि यदि हम इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो यह संख्या किस संख्या से विभाज्य होगा। अब देखो संख्या क्या है, पहले संख्या लिखो 46, 83, 12। ठीक है, यही संख्या। अब कह रहा है इस संख्या जो है 57 से विभाज्य है, तो बताया ना पिछले क्लास में, कह रहा है 57 से विभाज्य है। इसका मतलब यह है, जब बताए थे कि निकाल x का मान वैल्यू निकालना रहता, 57 से विभाज्य है, मतलब इसका जो है सहअभाज्य जो संख्या है, सहअभाज्य मतलब क्या हो, जिसका HCF 1 हो। अब सहअभाज्य इसका कौन है, एक 19 है, एक 3 है, 29 57। अब जो सहअभाज्य 19 और 3 है, यानी कि 19 और 3 से विभाज्य होगा, यानी कि यदि 3 और 19 से जो संख्या विभाज्य होगा उस 57 से विभाज्य हो गया, 57 से विभाज्य हो गया, जो दोनों से विभाज्य होगा वो 57 से विभाज्य हो गया। इसका मतलब ये है कि जो संख्या है ये 19 से विभाज्य है, ये संख्या जो है 3 से विभाज्य है। अब कह रहा है कि इसको उलट पुलट देंगे, तो उलट दे या जो करें, यदि हम इसको लिख देते हैं 8 6 4 3 2, मतलब इस संख्या को लिख देते हैं 8 6 4 3 2 1, यही ना कह रहा है। अब रोही में घटते क्रम में लिख देंगे, तब जो है उस संख्या किस संख्या से विभाज्य होगा। तो 19 से हो ना हो, लेकिन 3 से, तो यहां जब विभाज्य है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो अब इस संख्या को इधर करे या इधर करे, इसका अंकों का योग जब करेंगे तो निश्चित है कि वो 3 से विभाज्य होगा ही होगा। इसको इधर करे या इधर करे, इसको योग करेंगे तो वही संख्या आएगा, और वही संख्या आएगा तो 3 से विभाज्य होगा ही होगा। तो इसको तो इतना आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही यहाँ 3 दिखा, 3 आंसर कर देना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 से वो संख्या विभाज्य होगा ही होगा, चाहे इसको अवरोही क्रम में लिखे चाहे आरोही क्रम में लिखे, जैसे भी लिखेंगे संख्याओं का योग उतना ही आएगा। और संख्याओं का योग जब उतना ही आएगा और 3 से जब विभाज्य है तो आगे भी 3 से विभाज्य होगा ही होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई का मान जो है 10 है, x प्लस वाई का मान 10 है, और एक्स वाई का मान जो है 12 है। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। अब देखो यहां से
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कह रहा है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2xy। अब यदि हम 2xy में माइनस कर देते हैं 3xy तो क्या आ जाएगा? माइनस 3xy माइनस कर देते हैं इधर भी, और 3xy इधर भी माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा? देखो तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 3xy, इधर भी कर दिए उधर भी कर दिए तो क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई। यानी कि इतना बराबर जो है ये है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान निकल जाएगा। यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। अब निकाल देते हैं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3xy का वैल्यू अगर निकालते हैं, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो है 3xy कर देंगे, यानी 3 गुने 12 कर देंगे तो बराबर जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। अब देख लीजिए 10 का स्क्वायर करेंगे यहाँ 100 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और यहाँ जो है 12 तिया 36 हो जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा, फिर जो है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अब घटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू जो है 64 आ जाएगा। 64 कहाँ है? देखिए 64 सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक कंपनी में 35% कर्मचारी जो है विज्ञान पृष्ठभूमि से है। 35% कर्मचारी जो है वो क्या है? विज्ञान पृष्ठभूमि से है, विज्ञान का काम या विज्ञान से संबंधित वो है आदमी 35%, और कला पृष्ठभूमि से 1/5 है। 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 का मतलब क्या होता है? 20% होता है। 20% बराबर क्या होता है? 1/5, तो 1/5 बराबर क्या होगा? 20% हो जाएगा। यानी कि जो है कला पृष्ठभूमि से, अब यहां देखो विज्ञान पृष्ठभूमि से कितना है? विज्ञान पृष्ठभूमि से जो है 35% है, तो कला पृष्ठभूमि से कितना हो जाएगा? कला पृष्ठभूमि से 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। 1/5 का मतलब हो गया 20%, तो कला पृष्ठभूमि से 20% हो गया। अब कला और विज्ञान जो है दोनों मिला के क्या हो जाएगा? कला प्लस विज्ञान पृष्ठभूमि दोनों मिला के जो है कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 35 प्लस 20 बराबर 55% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55%। जब कला और विज्ञान का 55% हो गया तो यहां क्या कह रहा है? बाकी जो है अशिक्षित और या वाणिज्य पृष्ठभूमि वाले जो है, अशिक्षितों की संख्या 300 है और वाणिज्यों की संख्या जो है वाणिज्य पृष्ठभूमि की संख्या का आधा है। क्या कर? अशिक्षितों की संख्या 300 है जो वाणिज्य पृष्ठभूमि की संख्या का आधा है। यानी कि यदि 300 है तो इसका मतलब ये 600 था, इसका आधा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये 300 है तो वो 600 था, तब तो इसका आधा 300 हुआ। 600 रहेगा तब तो आधा 300 रहा। अब दोनों मिला के जो है कितना हो जाएगा? दोनों मिला के 900 है। क्या है? दोनों मिला के 900 है। अशिक्षित और वाणिज्य मिला के जो है, अशिक्षित जो है, अशिक्षित प्लस वाणिज्य का वैल्यू जो है 900 है। 900 कैसे आया? समझ में आया? कह रहा है अशिक्षितों की संख्या 300 है जो वाणिज्य पृष्ठभूमि से जाते हैं उसका आधा है, तो जब इसका आधा 300 है तो इसका दुगना क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। यानी वाणिज्य पृष्ठभूमि से 600 है और जो है अशिक्षितों की संख्या 300 है, तो टोटल क्या हो जाएगा? दोनों मिला के 900 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 900 हो जाएगा। और ये जो 900 है कितना का वैल्यू है? 55%। ये दोनों मिला के है तो इसका मतलब है कि ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा। यानी कि जो है अशिक्षित प्लस वाणिज्य कितना परसेंट है? यानी जो है 100 माइनस 55 यानी कि 45% है। 100% माइनस 45 यानी
55% यानी 45% है। अभी जो 900 वैल्यू दिया हुआ है वो कितना का दिया हुआ है, 45% का वैल्यू जो है 900 दिया हुआ है। तो क्या रहा है, कर्मचारी विज्ञान और कला, कितने कर्मचारी जो है विज्ञान और कला पृष्ठभूमि से है, तो विज्ञान और कला पृष्ठभूमि से कितने हैं, तो 55% है। तो आप जो है यहाँ 55% का मान निकाल देंगे, 55% का मान निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 900 बटे 45 गुने 55 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर देखो, काट के निकाल देते हैं। 45 दूनी 90, 2 हो गया, 55 दूनी 110 हो गया, 155 दूनी 110 हो गया और 1 शून्य हो जाएगा। यानी जो है कर्मचारी जो है विज्ञान और कला पृष्ठभूमि से जो है वो 1100 कर्मचारी था। समझ गए। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 2021 के दौरान एक शहर की जनसंख्या 8% की वृद्धि हुई और 2022 में जो है इसमें 10% की वृद्धि हुई और 2022 के अंत में इसकी जनसंख्या जो है इतना हो गई। तो जो है 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी थी। देखिए एकदम बिल्कुल एक लाइन का प्रश्न है, ध्यान से इसको देखिए, एक लाइन में जो है ये सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2021 के दौरान एक शहर की जनसंख्या 8% बढ़ता है। 21 के दौरान बढ़ता है 8%, लेकिन 21 के अंत में जो है 21 के अंत का मान हमको पूछ रहा है। 21 के अंत का मान क्या होगा, ये तो शुरुआत में 21 में बढ़ा था 8%। अब क्या कह रहा है, 2022 में जो है इसमें 10% की वृद्धि होती है, वृद्धि हुई और जो जनसंख्या जो है 47,520 हो जाता है। तो मान लेते हैं हम यहां, माना कि 2021 के अंत में जो है जनसंख्या जो है 100 हो गया था। जब 2021 के अंत में जनसंख्या जब 100 हो गया था तो 2021 के बाद 2022 में बढ़ा कितना, 10%। तो जब हम x में 10% की वृद्धि करेंगे यानी 110 बटे 100 करेंगे तो उसका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, 47,520 हो जाएगा। यही तो कह रहा है 2021 के, ये नहीं कह रहा है, देखो 8% की वृद्धि हुई और 2022 में इसमें 10% की वृद्धि हुई तो 2022 के अंत में इसकी जनसंख्या इतना थी। 2022 के अंत में यानी 2022 में जब वृद्धि हुई 2022 के अंत में इतना थी, तो कह रहा है 2021 के अंत में कितना होगी, यही तो पूछ रहा है। तो 2022 में 10% की वृद्धि हुई तो इतना हो गया। अब x का वैल्यू निकाल दो तो 2021 के अंत वाला वैल्यू नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य काट दो और यहाँ जो है x बराबर हो जाएगा 47, सॉरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 47,520 बटे में 11 हो जाएगा गुने 10 हो जाएगा। अब 11 से इसको काट दो, कट जाएगा आसानी से। 11 चौक 44 और 3 बच जाएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33 तो 2 बच जाएगा, 11 दूनी 22, 0 हो जाएगा यानी कि 43,200 हो जाएगा। आंसर बराबर क्या हो जाएगा, 43,200 हो जाएगा। यानी कि 2021 के अंत में कितना जनसंख्या हो गया, 43,200 हो गया। बी में इसका आंसर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, बिल्कुल आसान है, ये भी एक लाइन का प्रश्न है। अब देखो यहां क्या कह रहा है, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू है, बी देखो यहां दिया हुआ। यदि इसको ए मान लेता है, इसको बी मान लेता है तो क्या हो जाएगा, ए क्यू और बी क्यू है। अब माइनस देखो 3a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर बी है कि नहीं, 3 है फिर a है स्क्वायर, 3a स्क्वायर फिर b है तो 3a स्क्वायर b हो गया। अब यहाँ देखो 24 गुने 75 है तो 24 गुने 75 क्या हो जाएगा, 8.25 गुने 3 करेगा तो क्या हो जाएगा, 24 गुने 24.75 नहीं हो जाएगा। यानी कि 3 ये क्या है, 3a है और b स्क्वायर यहाँ हो गया है, b स्क्वायर हो गया। यानी कि ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है ए क्यू माइनस ए क्यू, ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है ए माइनस बी के होल क्यू में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी के होल क्यू में दिया हुआ है। नहीं हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ 8.25 है और बी का वैल्यू यहाँ 0.25 है। अब इसका क्यू कर देंगे, बटे में जो है 4 गुने 4 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा आगे, यहाँ इसमें जब घटेगा तो क्या बच जाएगा, 8.25 में जो है 0.25 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 8 बचेगा। और इसका क्यूब करना है
तो इसको 3 बार लिख देंगे, क्यूब हो जाएगा। नीचे क्या है, 4 गुने 4 गुने 4 है। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 से कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, 8 आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 8 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस इतना ही आज 20 क्वेश्चन था, अगले दिन देखते हैं अब। धन्यवाद।